नमस्कार, आप देख रहे हैं अमर उजाला। मैं हूं आपके साथ ऋतिक सुमन। अमर उजाला का ये खास सेगमेंट धन धनाधन में आपका स्वागत है। धन धनाधन में हम बात करते हैं अर्थव्यवस्था से जुड़ी खबरों पर। लगातार पिछले कई एपिसोड से हम आप तक चीन से जुड़ी खबर पहुंचा रहे हैं कि चीन लगातार साइलेंट रूप से भारत को एक के बाद एक झटके दे रहा है और भारत की इकोनॉमी पर कहीं ना कहीं एक स्ट्राइक मारने की कोशिश कर रहा है। देखिए, पहले चीन ने रेयर अर्थ मैग्नेट्स के उत्पादन पर रोक लगाई, उसके बाद WSF जो एक खास तरीके का फर्टिलाइजर है उसके उत्पादन पर रोक लगा दी, और अब भारत को एक और बड़ा झटका चाइना देने के जो रास्ते पर है वो अग्रसर हो चुका है, या यूं कहें कि दे ही चुका है, जिससे भारत को एक बार फिर से उबरना है। भारत वो देश जो आत्मनिर्भरता की ओर बढ़ रहा है, कहीं ना कहीं चीन चाहता है कि वो आत्मनिर्भर भारत चीन पर निर्भर हो जाए। अब इस पर बात करने के लिए हमारे साथ हमारे वरिष्ठ सहयोगी वरुण कुमार हमारे साथ जुड़े हैं। वरुण जी, चीन की जो मंशा है, चीन की जो अभी थिंकिंग चल रही है खास करके भारत के प्रति, दोस्ताना तो नहीं कहेंगे, देखिए लगातार एक के बाद एक भारत को झटके दे रहा है। जैसा कि हमने अब शुरुआत में बताया कि चाहे वो WSF हो, रेयर अर्थ मैग्नेट्स हो, उसके उत्पादन पर हो, अब एक नया झटका है। वो कौन सा झटका है जिससे आने वाले दिनों में भारत में काफी गहरा असर पड़ने को मिल सकता है? देखिए ऋतिक, जैसा आपने बताया, हमारे दर्शक जो हमारे एपिसोड देख रहे हैं लगातार, उन तक हम इस बात को रेगुलरली पहुंचा भी रहे हैं कि चीन किस तरीके से भारत के ऊपर एक के बाद एक साइलेंट अटैक करने का प्रयास कर रहा है, कोशिशें कर रहा है। जो ताज़ा कोशिश है वो है EV बैटरी और लिथियम प्रोसेसिंग से जुड़ी जो तकनीकें हैं उनके एक्सपोर्ट को, उस पर सख्त नियंत्रण लागू कर दिया है। देखा जाए, इनको रोका नहीं गया है, लेकिन उस पर निगरानी, उस पर नियंत्रण वो इतना ज़्यादा बढ़ा दिया गया है कि उसको एक तरीके से ये कहा जाएगा रोक दिया है। इससे पहले भी फर्टिलाइजर की जब हम बात करते हैं, रेयर अर्थ मैग्नेट की हम जब बात करते हैं, WSF फर्टिलाइजर की बात करते हैं, उसमें भी ऐसा नहीं था कि चीज़ों को रोक दिया है। उसने बोला कुछ नहीं है, लेकिन हालात ऐसे पैदा कर दिए हैं, पर्दे के पीछे से हालात पैदा कर बिल्कुल, कि वो चीजें रुक गई हैं। अगर ये सब चीजें हमारे तक नहीं पहुंच पा रही हैं तो इससे हमें सामने वाले की मंशा बिल्कुल स्पष्ट रूप से साफ हो जाती है जी। देखिए, अब क्या है कि ये जो चीजें हैं, तकनीक, इनको विदेश भेजने के लिए चीन का सरकारी लाइसेंस लगेगा। अब अगर ये तकनीक, अभी तो हमारी जो कंपनियां हैं वो सीधे चीन की कंपनियों से खरीद लेती थी, लेकिन अभी अगर चीन का सरकारी लाइसेंस इस पे लगेगा, वहां पर अगर लाइसेंस राज, परमिट राज, है ना, इंस्पेक्टर राज टाइप की चीजें अगर वहां हो रही हैं, तो इसका मतलब है चीन इस बात से खौफ ज़्यादा है कि भारत कहीं ना कहीं आत्मनिर्भर होने की राह पर बहुत तेजी से आगे बढ़ रहा है। जी बिल्कुल। देखिए, LFP एक तकनीक होती है जिसको हम बोलते हैं लिथियम आयरन फॉस्फेट, यानी कैथोड टेक्नोलॉजी है ये एक तरीके की, जो EV बैटरियों में सबसे सस्ती, सुरक्षित और टिकाऊ इसको माना जाता है। लिथियम प्रोसेसिंग टेक्नोलॉजी, जिसके जरिए कच्चे लिथियम को EV बैटरी ग्रेड मटेरियल में बदला जाता है। ये दो तरीके की चीजें हैं। अब इनको भारत में यदि बेचना है तो उसके लिए चीन की सरकार से अनुमति किसी भी कंपनी को लेनी पड़ेगी, और चीन की सरकार अगर उस लाइसेंस को अपनी टेबल पर रोक ले तो उसकी इच्छा साफ है कि वो भारत तक ये लाइसेंस, ये जो तकनीक है, ये जो चीजें हैं, इनको पहुंचने नहीं देना चाहती। अब आप चीन एक EV महाशक्ति है ना। 67% यानी करीब 67% ग्लोबल EV बैटरियां जो हैं वो चीन में बनती हैं। CATL, BYD, गोशन जैसी जो कंपनियां हैं वो चीन के हर बड़े EV ब्रांड को बैटरियां देती हैं। यहां पर हमें ये पता चलता है BYD 2024 में टेस्ला से आगे निकलकर दुनिया की सबसे बड़ी EV निर्माता कंपनी तक बन चुकी है। ये एक फैक्ट है। अब देखिए, चीन का ये जो नई हरकत है चीन की, इसका सबसे ज्यादा नुकसान कहां होगा, किसे होगा? भारत, अमेरिका और यूरोप। EV सेक्टर यहां पर विकासशील अवस्था में है और चीन पर निर्भरता अभी ज्यादा है। भारतीय कंपनियां जो LFP बैटरी टेक्नोलॉजी में निवेश कर रही हैं उन पर असर पड़ेगा। ग्लोबल EV स्टार्टअप्स जिनके पास फिलहाल खुद की तकनीक नहीं है और चीन की तकनीक की मदद से ये आगे बढ़ना चाह रहे थे, उन पर असर पड़ेगा। भारत की जो
आप समझिए, मैं आपको भारत का पूरा मार्केट भी बताऊंगा, ईवी मार्केट की जो तस्वीर है वो भी हम अपने दर्शकों को बताएंगे जी। यहाँ पर मैं आपको एक उससे पहले एक बहुत छोटी सी बात बताता हूँ, एक किस्सा बताता हूँ जी। होता क्या है कि ऐसा कहते हैं कि जो जीवाश्म ईंधन है, जीवाश्म ईंधन उस चीज को कहते हैं जब माना कि बड़े बड़े डायनासोर जमीन में दफन हो गए, बड़ी बड़ी व्हेल जो है वो दफन हो गई जमीनों में, पेड़ पौधे जो कुछ जमीन में चला गया वो जीवाश्म बन गए और एक वक्त के बाद वो जीवाश्म ईंधन हो गया। बिल्कुल, है ना। अब इसमें जो तेल है इसको जीवाश्म ईंधन माना जाता है। तो आज की तारीख में आप पेट्रोल और डीजल इस पर निर्भर हैं। आपकी गाड़ियां, आपके एरोप्लेन, आप के मोटरसाइकिलें, आपके स्कूटर, आपकी स्कूटीज, जो कुछ भी जहां से आप सफर करते हैं आज, वो सब कुछ, अब ट्रेन डीजल से चलती है, बिल्कुल, ट्रक डीजल से चलता है, बस डीजल से चलती है। तो ये जितनी चीजें हैं ये सब चीजें डिपेंड करती हैं इसी ईंधन के ऊपर। अब ये जो ईंधन है इसका विकल्प तलाश किया जाना बहुत जरूरी है। विकल्प तलाश किया जाना इसलिए जरूरी है क्योंकि एक ना एक दिन ये जो तेल है ये खत्म हो जाएगा। ये जो क्रूड ऑयल है जिसे हम कच्चा तेल कहते हैं, जिससे पेट्रोल और डीजल बनता है, जिससे एरोप्लेन उड़ाने वाला पेट्रोल बनता है खास तरीके का, ये एक ना एक दिन खत्म हो जाएगा। जब ये खत्म हो जाएगा तो बचेगा क्या? हवाई जहाज कैसे उड़ेंगे? ट्रेन एक जगह से दूसरी जगह तक कैसे जाएगी? ये जो आप आज आपके पास हर घर में कारें हैं, लोन ले लेकर हम सारे लोग गाड़ियां खरीद रहे हैं, इनका होगा क्या? उसके लिए जरूरी है एक नई तकनीक। और वो नई तकनीक क्या हो सकती है? फिलहाल वो तकनीक हो सकती है ईवी। पूरी दुनिया इस पर रिसर्च कर रही है। इथेनॉल का इसमें एक बड़ा रोल हो सकता है। इसमें जो दूसरी जो चीज़ें हैं जिनके बारे में बात हो रही है, नाइट्रोजन का एक बहुत बड़ा रोल हो सकता है, लेकिन उस पर अभी मैं कहूँगा कि रिसर्च चल रही है। फिलहाल ईवी हमारे सामने है। ईवी का एक मार्केट बड़ा होते हमें दिखाई दे रहा है। धीरे धीरे ये मार्केट अपना एक शेप ले रहा है, आकार ले रहा है, भारत के कई हिस्सों में ग्रोथ कर रहा है। हम यहाँ नोएडा में बैठकर इस वीडियो को शूट कर रहे हैं। हम अपने घरों को आते हैं, जाते हैं, हम देखते हैं पहले वो जो हरी नंबर प्लेट वाली गाड़ियां थी वो यदा कदा दिखती थी और लोग हैरत से देखते थे, अरे इसकी नंबर प्लेट हरी क्यों है? जी। आज सबको ये पता है कि ये ग्रीन ईंधन इस्तेमाल किया जा रहा है, ये बैटरी वाली कार है, ये है ना, ये जो है ईवी है, इसको इलेक्ट्रिक व्हीकल कहते हैं। तो अब आप देखिए कि अगर भारत जैसा देश जो दुनिया का सबसे ज्यादा आबादी वाला देश है, जो दुनिया का सबसे तेजी से विकसित होता मार्केट है, अगर वहां पर लोग ईवी की तरफ कदम बढ़ा रहे हैं तो ये एक स्वागत योग्य कदम है कि हम पर्यावरण संरक्षण की दिशा में आगे बढ़ते दिखाई दे रहे हैं। और इसी मोटो के साथ ईवी को सामने लाया भी गया। बिल्कुल। अब यहां हमारे इस उद्देश्य में रोड़ा कौन अटका रहा है? चीन। भारत लिथियम और बैटरी मटेरियल्स के लिए ऑस्ट्रेलिया, अर्जेंटीना, बोलीविया जैसे देशों से साझेदारी कर रहा है। भारत ने बैटरी को लेकर पीएलआई योजना शुरू की है, लेकिन जो तकनीकी ज्ञान है इस चीज में और जो प्रोसेसिंग है उसमें अभी भी हम रिसर्च और डेवलपमेंट के फेज में हैं। सरकार फिलहाल ये कर रही है कि स्वदेशी R&D और टेक्नोलॉजी पर जोर दे रही है। ये सरकार ने ऑलरेडी शुरू कर दिया है। चीन को डर लगता है भारतीय दिमागों से, भारत के लोगों से, क्योंकि देखिए भारत के जो लोग हैं, भारत के जो वैज्ञानिक हैं, भारत के जो डॉक्टर हैं, भारत के जो अंतरिक्ष मिशन हैं, वो पूरी दुनिया में एक तरीके से धीरे धीरे अपना झंडा फहरा रहे हैं, अपना जो दबदबा है उसको कायम कर रहे हैं। इसरो जो काम आज कम पैसे में कर देता है वो काम दूसरे देशों में बहुत ज्यादा पैसों में होता है। हमने एक के बाद एक, हम देखते हैं स्पेस टेक्नोलॉजी में हमने झंडे गाड़ दिए। हम देख रहे हैं कि हमने कम पैसे में हमने इतनी नई चीजें बनाई हैं और इसमें स्पष्ट रूप से पता चलता है कि हमारे जो दिमाग हैं, हमारी जो यूथ है, हमारा जो मैन पावर है, उसका एक बहुत बड़ा रोल है। तो चीन जो अपनी तकनीकी बढ़त है, एक तो उसको बना के रखना चाहता है, ईवी बैटरी की सप्लाई चेन को अपने नियंत्रण में रखना चाहता है, जैसा उसने किया
फर्टिलाइजर के मामले में, जैसा उसने किया रेयर अर्थ मैग्नेट के मामले में, रेयर अर्थ एलिमेंट के मामले में, उसकी भी सप्लाई चेन को वो इसीलिए तो बाधित करना चाहता है ना ऋतिक की, ताकि वहां पर उसकी जो बढ़त है वो स्पष्ट रूप से दिखाई देती रहे। और ग्लोबल मार्केट में जो एकाधिकार है उसको वो बना के रखना चाहता है, क्योंकि वो अपने सामने किसी प्रतिद्वंदी को नहीं चाहता, कोई प्रतिस्पर्धा नहीं चाहता, इसलिए ऐसा कर रहा है। खासकर जो अमेरिका और यूरोप की कंपनियां हैं उनके सामने वो झुकना, यानी वो एक छत्र राज करने का एक पूरा जी ख्वाब है चीन का। अब आप गौर करें कि LFP बैटरियों का 94% प्रोडक्शन चीन में होता है, 2023 में ऐसा हुआ था जी। लिथियम प्रोसेसिंग का 70% हिस्सा जो है वो चीन के पास है। CATL और BYD का मार्केट शेयर दुनिया भर की EV बैटरियों में सबसे ज्यादा है। अब जब पूरी की पूरी दुनिया इस EV की रेस में है, तब चीन अपना जो पूरा हिस्सेदारी है वहां उसे कायम रखना चाहता है। देखिए, मैं आपको अब कुछ और यहां पर एक बहुत इंपॉर्टेंट डेटा के बारे में बताता हूं। दुनिया में जितनी भी EV बैटरियां बनती हैं उसमें करीब 67% चीन में बनती हैं। जो 2023 के आंकड़े हैं, टॉप 10 EV बैटरी मैन्युफैक्चरर्स में से 6 कंपनियां वो चीन की थीं। CATL यानी जो एक कंपनी है, ये चीन की कंपनी है, अकेले ही ग्लोबल बैटरी मार्केट में इसकी हिस्सेदारी 36% है। बिल्कुल। LFP यानी कि लिथियम आयरन फॉस्फेट बैटरियों में चीन का दबदबा है। LFP बैटरियां सस्ती हैं, सुरक्षित हैं, लॉन्ग लाइफ हैं, और जैसा मैंने बताया LFP बैटरी प्रोडक्शन का 94% 2023 में केवल चीन के अंदर हुआ। LFP बैटरियों के कैथोड मटेरियल का उत्पादन करने वाले 90% से ज्यादा अधिक जो संयंत्र हैं, जो फैक्ट्रियां हैं, वो चीन के अंदर हैं। लिथियम प्रोसेसिंग में चीन की जो हिस्सेदारी है वो बहुत ज्यादा है। कच्चे लिथियम को बैटरी ग्रेड मटेरियल में प्रोसेस करना EV मैन्युफैक्चरिंग का सबसे क्रिटिकल स्टेज उसको माना जाता है। 2023 में लिथियम प्रोसेसिंग का 70% हिस्सा चीन के पास था। चीन के पास लिथियम रिफाइनिंग की दुनिया की सबसे बड़ी क्षमता है। करीब 8 लाख मीट्रिक टन प्रति वर्ष वहां पर लिथियम रिफाइन किया जा सकता है। CATL की हिस्सेदारी 36% है। इसमें इसके जो खरीदार हैं, प्रमुख ग्राहक हैं, उसमें टेस्ला है, उसमें BMW है, उसमें Hyundai है, उसमें फोर्ड है। BYD का 16% हिस्सा है, तो BYD खुद भी EV बनाता है। टोयोटा को भी वो अपने जो बैटरी और कैथोड है वो देता है। गोशन है, इसका 5-6% हिस्सा है इसके पास। फोक्सवैगन और टाटा ग्रुप की अभी संभावित साझेदारी की इसके साथ बातचीत चल रही है। अंतरराष्ट्रीय बैटरी मार्केट को जब हम देखते हैं तो CATL के जो प्लांट हैं वो जर्मनी में हैं, हंगरी में हैं, स्पेन में हैं, और BYD जो बैटरी उत्पादन करता है वो हंगरी में करता है, ब्राजील में करता है, थाईलैंड में करता है। चीन केवल अपने देश ही में नहीं बल्कि पूरी दुनिया में एक उस तरीके का नेटवर्क बना चुका है, एक उस तरीके का जाल फैला चुका है जो चीन की ये जो EV मार्केट की पोजीशनिंग है उसको बरकरार रखने में सहायक होता है। 2025 पर ये जो चीन ने जो नया दाव खेला है, अब उसके बारे में बात करते हैं। तो LFP कैथोड टेक्नोलॉजी के एक्सपोर्ट पर कंट्रोल लगा दिया है। लिथियम हाइड्रोक्साइड और अन्य प्रोसेसिंग टेक्नोलॉजी जो हैं उनको भी इस चीज में शामिल किया गया है। बिना सरकारी अनुमति कोई कंपनी इन तकनीकों को लाइसेंस और साझेदारी के जरिए बाहर नहीं भेज पाएगी। विदेशी निवेश के जरिए भी ये तकनीक हासिल नहीं की जा सकती है। तो चीन का हमने पूरा ये गेम समझ लिया। अब मैं भारत की मार्केट के बारे में आपको बताता हूं। तो भारत का करीब 70 से 80% जो हिस्सा है ऋतिक, जो जिसको हम कहते हैं बैटरी कच्चा माल टेक्नोलॉजी, इसके लिए हम डिपेंड है चीन के ऊपर। भारत की कई कंपनियां हैं जो LFP टेक्नोलॉजी को अपनाने की तैयारी में है, क्योंकि ये सस्ती है, ये टिकाऊ है, ये सेफ है। हमने देखा बहुत सारे लोग अभी तक ये डरते थे कि यार EV हम नहीं खरीदेंगे क्योंकि भैया इसकी तो बैटरी फट जाती है। अब ये जो LFP टेक्नोलॉजी है, जैसा मैंने बताया, ये सस्ती है, ये टिकाऊ है, ये सेफ है। तो भारत की कंपनियों ने कहा भाई यही वाली बैटरी बनाते हैं। अब जब हम यही वाली बैटरी बनाने की बात कर रहे हैं तो ये इसके लिए हमें बात करनी पड़ेगी चीन से, क्योंकि चीन के पास वो टेक्नोलॉजी है। अब वो टेक्नोलॉजी अपनी आपको देना नहीं चाहता। अगर वो टेक्नोलॉजी आपको दे देगा तो खुद क्या कमाएगा, खाएगा। भारत का हम स्कीम को समझ लें तो भारत ने करीब 18,100 करोड़ रुपया
PLI स्कीम में डाला। 10 कंपनियों को, जिसको हम एडवांस केमिस्ट्री सेल बैटरी बनाने का कॉन्ट्रैक्ट इनको दिया गया। ओला इलेक्ट्रिक और रिलायंस न्यू एनर्जी इसमें प्रमुख हैं, लेकिन इनका R&D अब तक प्रारंभिक अवस्था में है, ये हमें रिपोर्ट से पता चलता है। भारत की जब हम देखते हैं कि भारत इसमें अब कर क्या रहा है, हमारी सरकार क्या कर रही है, तो सरकार ने एक के बाद एक ताबड़तोड़ कदम उठाए। अर्जेंटीना में एक खनन प्रोजेक्ट पर बात कर ली, ऑस्ट्रेलिया में खनन के अधिकार हासिल किए, बोलीविया के साथ हमने समझौते कर लिए, लेकिन फिर भी हम ये कहेंगे कि हाँ, अभी और करने की हमें जरूरत है। लिथियम को हम कहते हैं सफेद सोना, तो सफेद सोने की कोई कमी हमारे देश में भी नहीं है, लेकिन ये जो सफेद सोना है इसको प्रोसेस किस तरीके से करना है, इस मामले में अभी भी हम थोड़ा सा, मैं कहूंगा, टेक्नोलॉजी हमारी पीछे है, और उसके लिए हमारे जो बेहतरीन दिमाग हैं वो काम कर रहे हैं। अब हम 2025 का जब ईवी मार्केट की हम स्थिति देखते हैं, तब हम ये देखते हैं करीब 15 लाख यानी 1.5 मिलियन यूनिट हमारे 2023-24 का जो वित्त वर्ष है उसमें बिके हैं। ई स्कूटर, ई बाइकें, ये 55 से 60% मार्केट इनका रहा। ई रिक्शा और ई 3 व्हीलर 30% इनका मार्केट था। जो 4 व्हीलर जिनको हम इलेक्ट्रिक कार कहेंगे, तो 8 से 10% मार्केट इनका था, और ई बस वो 1% के आसपास उसका भारत के अंदर जो है बिक्री हुई। अब देखें, ओला इलेक्ट्रिक भारत की सबसे बड़ी ईवी 2 व्हीलर कंपनी है और 35% करीब इसका मार्केट शेयर है। इसके अलावा टीवीएस है, एथर एनर्जी है, बजाज है, हीरो वाइडा एक कंपनी है, और ये सारी कंपनियां 2 व्हीलर सेगमेंट की बड़ी कंपनियां हैं जी। 4 व्हीलर सेगमेंट की हम बात करें तो टाटा मोटर्स जो है सबसे बड़ी ईवी कार निर्माता कंपनी है। नेक्सॉन ईवी और टिगोर ईवी जो उसके बड़े प्रमुख और प्रसिद्ध ब्रांड हैं। इसके अलावा महिंद्रा, एमजी मोटर, ह्यूंडई, BYD इंडिया, ये तमाम वो कंपनियां हैं जो अभी लगातार एक के बाद एक नए ईवी मॉडल्स भारत के अंदर 4 व्हीलर लॉन्च कर रहे हैं। ईवी बैटरी प्लेयर की बात करें तो रिलायंस न्यू एनर्जी, अमारा राजा, एक्साइड एनर्जी, ओला, फ्यूचर फैक्ट्री, और ये तमाम जो कंपनियां हैं ये इस सेगमेंट में, बैटरी वाले सेगमेंट में लगातार काम कर रही हैं। 2024-25 में ईवी सेक्टर की जो सालाना ग्रोथ रेट रहा है वो 45% CAGR यानी कंपाउंड एनुअल ग्रोथ रेट से आगे बढ़ती हुई हमें दिखाई दी है। अब सरकार के लक्ष्य की अगर हम बात करें तो 2030 तक कुल वाहन बिक्री में 30% हिस्सेदारी सरकार चाहती है कि वो ईवी की हो, और ईवी की इसलिए हो ताकि बहुत ज्यादा हम पेट्रोलियम पदार्थों पर निर्भर न रहे। बिल्कुल। सरकार 2 व्हीलर और 3 व्हीलर सेगमेंट में 80-90 ईवी पेनिट्रेशन का जो लक्ष्य है उसको हासिल करना चाहती है। उसके लिए देखिए इंफ्रास्ट्रक्चर की बात होती है ऋतिक, कि भैया आपके पास क्या चार्जिंग स्टेशन है। तो अब मैं ये देखता हूं कि जब मैं पेट्रोल डलाने के लिए जाता हूं, इवन छोटे शहरों में भी, मैं यहाँ से लखनऊ जब जा रहा होता हूं, मैं कहीं रुकता हूं, देखता हूं, वहां पर भी अब मुझे ईवी का जो चार्जिंग पॉइंट है वो दिखाई देते हैं। बिल्कुल। मैं यहाँ से जब बुलंदशहर जाता हूँ, अलीगढ़ जाता हूँ, तो मैं देखता हूँ वहाँ चार्जिंग पॉइंट उपलब्ध हैं। अब 10,000 से ज्यादा पब्लिक ईवी चार्जिंग स्टेशन 2024 के अंत तक पाने का सरकार का लक्ष्य रहा है। दिल्ली, मुंबई, बेंगलुरु, पुणे, यहाँ पर तेजी से सरकार विस्तार कर रही है। फेम 2 स्कीम जो है 10,000 करोड़ का सब्सिडी प्रोग्राम है, 2024 में इसको बढ़ा दिया गया था। PLI स्कीम है, बैटरी और ईवी दोनों के लिए 18,000 करोड़ से ज्यादा का निवेश आकर्षित किया गया। राज्य सरकारों की अगर नीति की बात करें तो दिल्ली, महाराष्ट्र, तमिलनाडु, तेलंगाना, ये तमाम ऐसे राज्य हैं, इनकी अपनी ईवी पॉलिसी है। भारत की अगर हम बात करें ईवी चुनौतियों की, तो सबसे बड़ी जो हमारी चुनौती है वो है बैटरी को लेकर। चीन से 70 से 80% टेक्नोलॉजी और मटेरियल जो बैटरी में इस्तेमाल होता है वो चीन से आता है, ये हमारी एक बड़ी चुनौती है। घरेलू निर्माण को लेकर हमारी चुनौती है। हाई एंड ईवी के जो पार्ट्स हैं, BMS, मोटर कंट्रोलर, इनको अभी हम आयात करते हैं। चार्जिंग स्टेशन को लेकर है तो अभी छोटे शहरों में हम ये देखते हैं कि अभी भी चार्जिंग स्टेशंस की जो कमी है वो एक बड़ा मुद्दा भारत के लिए है। R&D और टेक्नोलॉजी की जब हम बात करते हैं तो ईवी टेक्नोलॉजी पर अभी भी हमारी जो R&D है वो हम ये नहीं कहेंगे कि बहुत आगे बढ़ गई है, अभी भी हम उसे कहेंगे कि वो कहीं बीच में है, प्रारंभिक से थोड़ा ज्यादा है और 100% से थोड़ा कम है, अभी 50-60% तक वो पहुंच पाई है।
एक जब हम इसके भी आगे की हम बात करते हैं, कारेज की एक रिपोर्ट हमारे पास में है। कारेज की रिपोर्ट हमें ये बताती है कि भारत का जो ईवी बाजार है 2023 में 30,000 करोड़ के आसपास था और 2025 में ये 1 लाख करोड़ रुपये को पार कर जाएगा। ईवी की सालाना बिक्री में 40 से 50% CAGR बढ़ने की संभावना है। सेगमेंट वाइज हम संभावना देखें तो 2 व्हीलर और 3 व्हीलर सेगमेंट सबसे तेजी से बढ़ने वाला सेगमेंट है। 4 व्हीलर में टाटा मोटर्स का प्रभुत्व है, विदेशी कंपनियों की बढ़ती दिलचस्पी है। रिपोर्ट हमें यह भी बताती है कि चीन की जो तकनीकी निर्भरता है ईवी सेक्टर का सबसे बड़ा हमारा रिस्क है। LFP NFC बैटरियां जो हैं, इनकी जो टेक्नोलॉजी है वो चीन से आती है। अगर ये बंद होती है तो भारत की उत्पादन क्षमता बुरी तरह प्रभावित हो सकती है। PLI योजना का मूल्यांकन भी करते हैं तो हमें ये पता चलता है कि लगातार इस पर काम अभी चल रहा है, लेकिन अभी भी हम ये नहीं कह सकते कि हम आत्मनिर्भर हो गए हैं। हमें इस दिशा में अभी और काम करने की जरूरत है। अभी R&D को बढ़ावा देना है, हमें सप्लाई चेन में विविधता लेके आनी है हमें, और चीन के ऊपर अपनी निर्भरता को हमें कम करना है। ये तमाम ऐसी चीजें हैं जिनको हमें देखना है। इससे पहले की अगर हम बात करें ऋतिक के, चलिए ये तो ईवी की बात हो गई, ये तो बैटरी की बात हो गई, ये तो कैथोड की बात हो गई। इससे पहले हमने ये देखा कि 2023 से ही रेयर अर्थ मटेरियल और उनके मैग्नेट का जो पाबंदी थी वो चीन ने शुरू कर दी थी 2023 से ही। इसके अंदर जो महत्वपूर्ण चीजें थी, जो हमारे MRI मशीनों में इस्तेमाल होने वाली चीजें थी, ईवी मोटर में इस्तेमाल होने वाली चीजें थी, ड्रोन में इस्तेमाल होने वाली चीजें थी, रक्षा उपकरणों में इस्तेमाल होने वाली चीजें थी, हाईटेक सेंसर में इस्तेमाल होने वाली चीजें थी, विंड टरबाइन में इस्तेमाल होने वाली चीजें थी, मोबाइल फोन में इस्तेमाल होने वाली चीजें थी। इन सब चीजों पर असर पड़ता है चीन का ये जो प्रतिबंध है इसका। 95% रेयर अर्थ मैग्नेट चीन से भारत मंगा रहा था। इसके बाद देखिए जर्मेनियम और गैलियम कंपाउंड जो हैं, इनको भी चीन ने रोक दिया। अगस्त 2023 में इनको भी रोकने की उसने अपनी शुरुआत कर दी। फाइबर ऑप्टिक्स, 5G बेस स्टेशन, LED, सोलर पैनल, डिफेंस रडार, इंफ्रारेड ऑप्टिक्स और सोलर सेल, इन सब में इस्तेमाल हो रहा था। इन चीजों का जो चीन ने रोक दिया। रक्षा, संचार, सेमीकंडक्टर मैन्युफैक्चरिंग का जो हमारा काम था उस पर इसका असर पड़ा। इसके बाद 2025 की ये जो हम जुलाई में बैठे हैं और बात कर रहे हैं ईवी बैटरी टेक्नोलॉजी और लिथियम प्रोसेसिंग तकनीक, इसके ऊपर चीन ने स्ट्राइक कर दी। अब हमारा जो पूरी बैटरी मैन्युफैक्चरिंग चेन है वो इससे प्रभावित हो रही है। 2024 से ही उसने हमारा जो स्पेशलिटी फर्टिलाइजर है उसका एक्सपोर्ट घटा दिया, DAP को कम किया, पोटाश और नाइट्रोजन जो मिश्रण है उस पे उसने असर डाला। तो हमारी जो फसल उत्पादन क्षमता है उसको रोकना चाहता है चीन। हमारी जो आपूर्ति श्रृंखला है, हमारा जो सप्लाई चेन है उसको प्रभावित करना चाहता है चीन। 2024 से ही हमारे सेमीकंडक्टर निर्माण को लेकर चीन जो है परेशान हो गया। उसने जो हमारा एनोड मटेरियल जो ईवी बैटरी में बहुत ज़रूरी होता है, इसके निर्यात को उसने लाइसेंस से जोड़ दिया। और हमारी जो पूरी की पूरी इलेक्ट्रॉनिक इंडस्ट्री है वो प्रभावित हुई। जो हमने देखा कि बहुत सारे हमारी गाड़ियों में सेंसर्स, आपने बीच में खबर पढ़ा होगा कि 1-1 साल तक गाड़ियों की वेटिंग थी, 2-2 साल गाड़ियों की वेटिंग थी, गाड़ियां मिल नहीं रही थी, क्योंकि उसमें सेंसर जो इस्तेमाल होता है वो सेंसर आता है, बनता है वो जिन मटीरियल से, वो मटीरियल आते हैं चीन से और चीन ने वो मटीरियल ही रोक दिए। इसके बाद हमारे जो सौर ऊर्जा पैनल में इस्तेमाल होने वाले उपकरण है उनकी आपूर्ति को रोक दिया। चीन भारत को दबाव में लाना चाहता है। अगर हम देखें ईवी बैटरियों को लेकर तो हमारी 70 से 80% निर्भरता चीन पर है। रेयर अर्थ को लेकर देखें तो हमारी 95% जो निर्भरता है वो चीन पर है। सेमीकंडक्टर मटेरियल पर हमारी करीब 70% निर्भरता चीन पर है। और सोलर पैनल में इस्तेमाल होने वाली चीज़ों में भी करीब 70 से 80% जो हमारी निर्भरता है वो चीन पर है। तो चीन लगातार ऋतिक एक के बाद एक अपने जो गंदे इरादे हैं उनको जाहिर कर रहा है। लेकिन हाँ, ये जरूर है कि हर चीज हमें एक सबक दे रही है और हम आत्मनिर्भरता की दिशा में आगे बढ़ रहे हैं। देखिए, जब फर्टिलाइजर उसने रोके तो हमने सऊदी अरब से हाथ मिलाया, और जैसा मैंने अभी बताया, बोलीविया से लेके ऑस्ट्रेलिया तक और अमेरिका से लेके यूरोप तक लगातार हम हर जगह बात कर रहे हैं उन तकनीकों के लिए, उन मटीरियल्स के लिए जिनसे हम आत्मनिर्भर बन सकें। और भारत के खुद बहुत शार्प दिमाग हम लोगों के पास हैं।
हो सकता है कोई नीचे कमेंट बॉक्स में हमारा साथी ये लिखे कि हाँ ठीक है, ऐसी चीजों पे हम लोग कर सकते हैं, हम आगे बढ़ सकते हैं, हमारे पास भाई इतने हमारे पास आईआईटी हैं, इतने हमारे पास इंजीनियर हैं, इतने हमारे पास वैज्ञानिक हैं, और लगातार एक के बाद एक हम चाहे रक्षा का क्षेत्र हो, चाहे स्पेस टेक्नोलॉजी का मामला हो, हम आगे बढ़ रहे हैं। तो भला फिर ये कौन से खेत की मूली है, इसमें हम चीन को क्यों नहीं हरा सकते? याद होगा आपको जब मेड इन चाइना मार्केट में ज्यादा दिखा करता था, उस वक्त भी यही सरकार ने भी कहा था कि मेड इन इंडिया को ज्यादा जो है सामने लेकर आए प्लेटफॉर्म पे। और मुझे लगता है कहीं ना कहीं ये मेड इन इंडिया पे इतना जो हमारा फोकस है, क्योंकि जाहिर सी बात है कि हम डिपेंडेंट नहीं रहना चाहते, और कहीं ना कहीं चीन जानता है कि हम उन पर ही निर्भर नहीं रहेंगे। नहीं। तो ऐसे में चीन के ये जो नापाक इरादे हैं जो लगातार चीन कर रहा है, ये आने वाले दिनों में चीन के लिए, क्योंकि ये भी हो सकता है वरुण जी कि चीन भारत के साथ साथ कई अन्य देशों को भी झटका दे रहा है। बिल्कुल बिल्कुल। कहीं ऐसा ना हो जाए कि चीन इस रेस में अकेला पड़ जाए और सारे देश जो है वो इकट्ठा हो जाए चीन के खिलाफ। बिल्कुल, ये भी हो सकता है। बिल्कुल, सब संभव है ऋतिक। और मैं चाहूंगा हमारे जितने दर्शक हैं जो ये एपिसोड हमारा देख रहे हैं, वो प्लेलिस्ट में जाएं और हमारे जो बाकी एपिसोड हैं वहां पर हमने विस्तार से जो चीन के बारे में बताया है और भारत ने क्या क्या कदम उठाए हैं उनके बारे में भी बताया है, उसको देखें, अपनी राय रखें। कमेंट बॉक्स आपके लिए है, जरूर टिप्पणी करें और हमें ये बताएं कि हमारा ये प्रयास, हमारा ये एपिसोड आप लोगों को कैसा लगा। साथ में ये भी बताएं कि अगले एपिसोड में आप किस विषय पर धन धना धन का हमारा नया शो, अगला शो देखना चाहेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद वरुण जी, जिस तरीके से आपने ये जानकारी चीन के एक नए जो उठापटक की जो ये बातें चल रही है भारत और चीन के बीच, और चीन लगातार जो झटके पे झटके दे रहा है अब ईवी को लेकर, इलेक्ट्रिक व्हीकल के बैटरी के उत्पादन पर कहीं ना कहीं रोक की बात है, और उसे रोकने की कोशिश चीन की इसलिए भी है कि भारत इस रेस में आगे ना निकल जाए, क्योंकि चीन भी जानता है कि भारत रुकने वाला देश नहीं है, भारत बैठने वाला देश नहीं है। भारत के अगर खिलाफ चीन इस तरीके से लगातार जो एक के बाद एक झटके दे रहा है, चाहे वो WSF को हो, रेयर अर्थ मैग्नेट्स को लेकर हो, या फिर अब ईवी को लेकर हो, भारत जवाब देना जानता है और चीन को जवाब जरूर देगा। बहुत बहुत धन्यवाद। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाएं, और Facebook पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।